हालात, टाइम और पॉलिटिक्स के हिसाब से विक्टिमाइज बदलते रहते हैं। 1980, 84, 90 में सिख थे, फिर कश्मीरी हुए, फिर IM के नाम से मुसलमान हुए, और ये चीज़ आगे बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, जेलों में सबसे ज़्यादा 3 से 4 किस्म के लोग मैंने देखे हैं। गरीब, अशिक्षित, असहाय और कमज़ोर, और किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म से हो सकते हैं। आज की कानून की व्यवस्था मैं मकड़ी के जाल की तरह मानता हूं। जिस तरह मकड़ी के जाल में छोटे कीट पतंगे आगे फंस जाते हैं और बड़ी मक्खियां उसको तोड़ के निकल जाती हैं, इसी तरह हमारा कानून का ये जाल है जिसमें गरीब, असहाय, कमज़ोर, अशिक्षित फंसते हैं, और जो पैसे वाले होते हैं, सोर्स वाले होते हैं, उस जाल से निकल जाते हैं। मुझे तो आप सबसे बहुत उम्मीद है। आप डिग्री लेकर निकलेंगे, समाज के कमज़ोर लोग भी आपके पास आएंगे, आप में से कई जजेस भी बनेंगे, उम्मीद है। मुझको किसी ने बताया जी यहाँ से क्रिमिनल लॉयर नहीं निकलते हैं ज़्यादा, लेकिन होते तो वकील हैं। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, जो अन्याय हो रहा है उसकी समझ रखें, तो हम अन्याय के खिलाफ शायद खड़े हो पाएंगे। मैं अपनी बात को कम करता हूं, क्योंकि वकील साहब ने मुझसे अच्छा, आपकी तरफ से नहीं, पर्ची मुझको मिल चुकी है। लेकिन तो 14 साल के बाद मैं बरी होकर आया बाहर, तो मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। 2 तरह से बदल चुकी थी, एक फैमिली के हिसाब से और दूसरी टेक्नोलॉजी के। फैमिली में जब किडनैपिंग हुई थी उससे पहले मेरे पिताजी थे, छोटा सा बिजनेस था, सोसाइटी में इज्जत थी, माता जी थी, अच्छी सेहत में थी, एक खुशहाल घराना था। मैं पुरानी दिल्ली में रहता हूँ, तो पतंग उड़ाने का शौक़ था, तो पतंग के पास जब कभी वो जहाज़ गुजरता था तो मैं सोचता था मैं पायलट बनूंगा, और लेकिन वो सपना टूट गया उस रात को जब मुझको किडनैप किया। तो एक 14 साल पहले ये था, जब 14 साल के बाद जब मेरी आयु 32 साल की हो चुकी थी, मैं निकल के आया तो देखा कि बाप घर में नहीं है, माँ बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह है, घर में दराड़ें आ चुकी हैं। तो एक नए सिरे से मुझको ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी, -0 से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है एक तरह से। टेक्नोलॉजी में मोबाइल मेरे लिए नए थे, कंप्यूटर, इंटरनेट, मेट्रो दिल्ली में, PVR सिनेमा, आज तक नहीं गया हूँ वैसे मैं PVR में, ATM कार्ड, लोअर फ्लोर बसें, बिल्कुल बदल चुका था। तो आज भी मैं चीज़ों को सीख और समझ रहा हूँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ सिविल सोसाइटीज़ का और मीडिया का भी, कि उन्होंने मेरी कहानियों को और मुझ जैसे लोगों की कहानियों को लाया सोसाइटी के सामने, तो ये अवेयरनेस हुई, तो इस तरह की गोष्ठियाँ होती हैं, चर्चाएँ होती हैं, बातें होती हैं, लोगों को पता चला कि हाँ कुछ गड़बड़ है, इनजस्टिस हो रहा है। पुलिस हमेशा 100% ठीक नहीं होती है। आखिरी बात मैं ख़त्म करना चाहूँगा, एक आजकल मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात करता हूँ। डॉक्टर भी कहते हैं अपनी पास्ट के बारे में कम बात करो, क्योंकि कुछ परेशानियाँ रहती हैं, और इसी वजह से कई वजह से ये किताब भी लिखी गई है। यहाँ मैं कुछ कॉपीज़ लाया हूँ, और पब्लिशर से मैंने कहा कि भाई डिस्काउंट दीजिए, वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तो ये कॉपी यहाँ है, आप लेकर डिटेल में पढ़ सकते हैं उसमें ख़रीद कर। और अब
पता चला कि जी विद साइन की बड़ी वैल्यू होती है, तो विद साइन आप ले सकते हैं मुझसे। शुक्रिया। सच्ची बात यह है कि दिल्ली में भी मुझको मौका मिला कॉलेजेस वगैरह में जाने का, सेमिनार्स वगैरह में भी, मैं दिल भर आता है, आंखों में आंसू दो कारणों से आते हैं मुझको, अगर आते हैं तो आप या तो अपने माँ बाप को याद करके या फिर आप सबकी मोहब्बत देखकर। मुझे बहुत गर्व होता है मैं हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ हूँ। मुझे फ़ख्र है अपने पूर्वजों के ऊपर कि जिन्होंने 1947 में ऑप्शन होने के बावजूद इस देश को चुना, ऑप्शन होने के बावजूद। ये विडंबना है कि आज हमारी देशभक्ति के ऊपर उंगली उठाई जाती है। हमसे बड़ा देशभक्त मैं कहता हूँ कौन होगा? हमारे पास तो ऑप्शन थे, आई एम सॉरी, मुसलमानों के अलावा किसी के पास ऑप्शन नहीं थे। उन्होंने जिन्ना को ठुकराया और गांधी जी के सेकुलर मानवतावादी देश को चुना। मुझको उसके ऊपर गर्व है। पता नहीं मैं इतनी जेल समय तक काटा हुआ किसी और देश में निकलता तो मैं कहाँ होता, लेकिन यहाँ पर सर आंखों पे रखा जाता है। तो ये मेरी खूबी है, इस सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में मैं पैदा हुआ हूँ और आज मेरी रिहेबिलिटेशन में नॉन मुस्लिमों की बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। मैं बात कर रहा था कि आजकल उस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ कि जो लोग ऐसे केस में, यहाँ के टेरर के केस में पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाए जाते हैं, टॉर्चर किया जाता है, जेल में डाला जाता है और लंबे समय तक वो जेलों में रहते हैं और वो फिर कोर्ट की मोहर के साथ रिहा होते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि उनको रिहेबिलिटेट करे, कंपनसेट। लेकिन अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। इसके लिए एक मैं अलग एक बात कहता रहा हूँ कि हमारे देश में एक पॉलिसी है, स्कीम है और बहुत पुरानी है, जो कि पंजाब में भी रही है, कश्मीर में भी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट में भी है, कि जो लोग टेररिस्ट होते हैं, जो कहते हैं हाँ हम टेररिस्ट हैं और वो हथियार डालते हैं, तो उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है मुख्य धारा में लाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, मैं उसके हित में हूँ कि कोई भटका हुआ भारतीय नागरिक चला जाए हिंसा की तरफ, उसको लौट के लाना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा ये होता है कि जो खुद कह रहा है कि मैं टेररिस्ट हूँ, मैंने इतने मर्डर किए, इतनी डकैतियाँ की, इतने रेप किए, और जो जितना बड़ा हथियार डालता है उसको इतनी बड़ा इनाम दिया जाता है, उसमें रिहेबिलिटेशन में उतनी बड़ी नौकरी दी जाती है। तो जो टेररिस्ट हैं उनको तो आप रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन जो टेरर के आरोप में फर्जी तरीके से पकड़े जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं, जेलों में सड़ते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी परिवार की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं, फिर कोर्ट के मोहर के साथ वो फिर बरी होकर आते हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। मैं आशा करूँगा आप इस सिमत में कुछ सोचिए और आगे अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो मेरे से जो हो सकती है सहायता मैं करूँगा। NHRC का शुक्रिया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, कि लगभग 2 साल पहले उसने एक मेरे हक में एक फ़ैसला दिया, सुमोटिव नोटिस लेते हुए न्यूज़पेपर में, कि मोहम्मद आमिर ख़ान ने, जिसने 14 साल बेगुनाह होते हुए जेल काटी और उसमें उसके ड्रीम, उसकी जवानी, उसका कैरियर सब ख़त्म हो गया और बाप भी चला गया, माँ भी डैमेज हुई, तो दिल्ली गवर्नमेंट उसको 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता मतलब रिलीफ, ये कंपनसेट नहीं है। तो इसके बाद जिसके आप देख रहे हैं, ये ऑन NHRC की वेबसाइट पर भी है, इसके बाद भी ऑर्डर आ चुके हैं 2016 में भी, और अभी तक लागू नहीं हुआ है। लेकिन मैं बात ये कहने जा रहा हूँ कि उसके बाद मीडिया मेरे पास आई और कहा कि आप बताइए आप क्या संतुष्ट हैं? तो मैंने कहा जी ज़रूर, बस 2 मिनट। मैंने कहा कि मुझको पहले तो धन्यवाद, जो काम सरकार का था वो NHRC ने भले देर से माना, समझा, उसका धन्यवाद मैं वेलकम करता हूँ।
पर बात 5 लाख रुपए की नहीं है। अगर 50 लाख 5 करोड़ भी होते तो भी कम होते, क्योंकि 14 साल की कोई भरपाई नहीं हो सकती है। हाँ, जख्मों पे मरहम लगाया जा सकता है। मुझको पैसे की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट, जॉब की डिग्निटी के साथ जॉब की ज़रूरत है। तो ये अभी मामला पेंडिंग है। 2-3 चीज़ें आखिर में कहना चाहूँगा। फास्ट एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए। जो दोषी हैं उनको ज़रूर सज़ा मिले, जल्दी मिले। जो निर्दोष हैं फ़ौरन रिहा हों। जेलों के अंदर जो ऐसे आरोपों में लोग रहते हैं उनके साथ भी बहुत अत्याचार किया जाता है, मेंटली, फिजिकली टॉर्चर, मार भी दिया जाता है। पुणे के अंदर 2012 या 13 में कतील का कत्ल कर दिया गया हाई सिक्योरिटी वार्ड में। मध्य प्रदेश का भी इनकाउंटर अभी सामने है आपके। तो जेल के अंदर की भी दुनिया उनके लिए बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत कठिन होती है। तो प्रिजन राइट्स के ऊपर बहुत लोग कम काम करने वाले हैं। मैं चाहूँगा उसके ऊपर भी आप लोग सोचें। और कंपनसेशन या रिहेबिलिटेशन की कोई पॉलिसी हो। आज जो मैं या मेरे साथी यहाँ पर अपनी कहानी को रख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि कोई और व्यक्ति आकर अपनी कहानियाँ ना दोहराए। कभी ऐसा किसी के साथ कुछ हो तो दूसरे पहलू को भी जानने की कोशिश कीजिए और उसके साथ खड़े होने की, न्याय दिलवाने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। ये सिर्फ एक मुद्दा किसी एक कम्युनिटी वर्क के साथ जुड़ा नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट का ही मामला नहीं, बल्कि इस देश के भविष्य का, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म को बचाने का भी है। इसी साथ आपसे आगे जाता हूँ। जय हिंद। आखिर क्या वजह है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों और दलितों और कमज़ोरों को ही फांसी की सज़ाएं दी जाती हैं? दंगा जब होते हैं उनके अंदर क्यों फांसी के सज़ाएं नहीं दी जाती हैं? ये एक अलग तरफ में चला गया हूं बातों में। बहरहाल, तो इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि भले ही आज मुसलमान ख़ास तौर पर विक्टिम्स बने हुए हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि यूएपीए, टाटा, मकोका, पोटा को अगर हम देखें उनमें इनकी संख्या ज़्यादा है। पर मेरा जेल के अंदर 14 साल का जो अनुभव है उसकी बुनियाद पे मैं ये कहता हूँ कि ये अत्याचार सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। हालात, टाइम और पॉलिटिक्स के हिसाब से विक्टिमाइज बदलते रहते हैं। 1980, 84, 90 में सिख थे, फिर कश्मीरी हुए, फिर IM के नाम से मुसलमान हुए, और ये चीज़ आगे बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, जेलों में सबसे ज़्यादा 3 से 4 किस्म के लोग मैंने देखे हैं। गरीब, अशिक्षित, असहाय और कमज़ोर, और किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म से हो सकते हैं। आज की कानून की व्यवस्था मैं मकड़ी के जाल की तरह मानता हूं। जिस तरह मकड़ी के जाल में छोटे कीट पतंगे आगे फंस जाते हैं और बड़ी मक्खियां उसको तोड़ के निकल जाती हैं, इसी तरह हमारा कानून का ये जाल है जिसमें गरीब, असहाय, कमज़ोर, अशिक्षित फंसते हैं, और जो पैसे वाले होते हैं, सोर्स वाले होते हैं, उस जाल से निकल जाते हैं। मुझे तो आप सबसे बहुत उम्मीद है। आप डिग्री लेकर निकलेंगे, समाज के कमज़ोर लोग भी आपके पास आएंगे, आप में से कई जजेस भी बनेंगे, उम्मीद है। मुझको किसी ने बताया जी यहाँ से क्रिमिनल लॉयर नहीं निकलते हैं ज़्यादा, लेकिन होते तो वकील हैं। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे,
जो अन्याय हो रहे हैं उसकी समझ रखें, तो हम अन्याय के खिलाफ शायद खड़े हो पाएंगे। मैं अपनी बात को कम करता हूं, क्योंकि वकील साहब ने मुझसे अच्छा, आपकी तरफ से नहीं, पर्ची मुझको मिल चुकी है। लेकिन तो 14 साल के बाद मैं बरी होकर आया बाहर, तो मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। 2 तरह से बदल चुकी थी, एक फैमिली के हिसाब से और दूसरी टेक्नोलॉजी के। फैमिली में जब किडनैपिंग हुई थी उससे पहले मेरे पिताजी थे, छोटा सा बिजनेस था, सोसाइटी में इज्जत थी, माताजी थी, अच्छी सेहत में थी, एक खुशहाल घराना था। मैं पुरानी दिल्ली में रहता हूँ, तो पतंग उड़ाने का शौक़ था, तो पतंग के पास जब कभी वो जहाज़ गुजरता था तो मैं सोचता था मैं पायलट बनूंगा। और लेकिन वो सपना टूट गया उस रात को जब मुझको किडनैप किया। तो एक 14 साल पहले ये था, जब 14 साल के बाद जब मेरी आयु 32 साल की हो चुकी थी, मैं निकल के आया तो देखा कि बाप घर में नहीं है, माँ बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह है, घर में दराड़ें आ चुकी हैं। तो एक नए सिरे से मुझको ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी, -0 से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है एक तरह से। टेक्नोलॉजी में मोबाइल मेरे लिए नए थे, कंप्यूटर, इंटरनेट, मेट्रो दिल्ली में, पीवीआर सिनेमा, आज तक नहीं गया हूँ वैसे मैं पीवीआर में, एटीएम कार्ड, लोअर फ्लोर बसें, बिल्कुल बदल चुका था। तो आज भी मैं चीज़ों को सीख और समझ रहा हूँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ सिविल सोसाइटीज़ का और मीडिया का भी कि उन्होंने मेरी कहानियों को और मुझ जैसे लोगों की कहानियों को लाया सोसाइटी के सामने, तो ये अवेयरनेस हुई, तो इस तरह की गोष्ठियाँ होती हैं, चर्चाएँ होती हैं, बातें होती हैं, लोगों को पता चला कि हाँ कुछ गड़बड़ है, इनजस्टिस हो रहा है। पुलिस हमेशा 100% ठीक नहीं होती है। आखिरी बात मैं ख़त्म करना चाहूँगा, एक आजकल मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात करता हूँ। डॉक्टर भी कहते हैं अपनी पास्ट के बारे में कम बात करो, क्योंकि कुछ परेशानियाँ रहती हैं, और इसी वजह से कई वजह से ये किताब भी लिखी गई है। यहाँ मैं कुछ कॉपीज़ लाया हूँ, और पब्लिशर से मैंने कहा कि भाई डिस्काउंट दीजिए, वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तो ये कॉपी यहाँ है, आप लेकर डिटेल में पढ़ सकते हैं उसमें ख़रीद कर। और पता चला कि जी विद साइन की बड़ी वैल्यू होती है, तो विद साइन आप ले सकते हैं मुझसे। शुक्रिया। सच्ची बात यह है कि दिल्ली में भी मुझको मौका मिला कॉलेजेस वगैरह में जाने का, सेमिनार्स वगैरह में भी, मैं दिल भर आता है, आंखों में आंसू 2 कारणों से आते हैं मुझको, अगर आते हैं तो अब या तो अपने माँ बाप को याद करके, या फिर आप सबकी मोहब्बत देखकर। मुझे बहुत गर्व होता है मैं हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ हूँ। मुझे फ़ख्र है अपने पूर्वजों के ऊपर कि जिन्होंने 1947 में ऑप्शन होने के बावजूद इस देश को चुना, ऑप्शन होने के बावजूद। ये विडंबना है कि आज हमारी देशभक्ति के ऊपर उंगली उठाई जाती है। हमसे बड़ा देशभक्त मैं कहता हूँ कौन होगा? हमारे पास तो ऑप्शन थे, आई एम सॉरी, मुसलमानों के अलावा किसी के पास ऑप्शन नहीं थे। उन्होंने जिना को ठुकराया और गांधी जी के सेकुलर मानवतावादी देश को चुना। मुझको उसके ऊपर गर्व है। पता नहीं मैं इतनी जेल समय तक काटा हुआ किसी और देश में निकलता तो मैं कहाँ होता, लेकिन यहाँ पर सर आंखों पे रखा जाता है। तो ये मेरी खूबी है, इस सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में मैं पैदा हुआ हूँ, और आज मेरी रिहेबिलिटेशन में नॉन मुस्लिमों की बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है।
मैं बात कर रहा था कि आजकल उस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ कि जो लोग ऐसे केस में, यहाँ के टेरर के केस में पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाए जाते हैं, टॉर्चर किया जाता है, जेल में डाला जाता है और लंबे समय तक वो जेलों में रहते हैं और वो फिर कोर्ट की मोहर के साथ रिहा होते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि उनको रिहेबिलिटेट करे, कंपनसेशन।